बीए पाठ प्रथम राजनीति विज्ञान एमडीएस यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हूँ। मैं डॉक्टर गैब्रियल खान, सहआचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हमारा जो विषय था वो चल रहा था मनु के सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था हमने 6 प्रकार बताए थे, 6 भागों में विभाजित किया सामाजिक व्यवस्था को। छठा जो भाग था आश्रम व्यवस्था, वो हमारा चल रहा था, जिसमें हमने 2 प्रकार के आश्रम कर लिए थे, ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्थ आश्रम। आज हम करेंगे वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम मनु के अनुसार गृहस्थ को उच्च आयु मतलब अधिक आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात एवं जीवन के सांसारिक लक्ष्यों से मुक्त होने के पश्चात उसे वानप्रस्थ आश्रम में चले जाना चाहिए। मनु ने जब व्यक्ति उच्च आयु प्राप्त कर लेता है और सांसारिक लक्ष्यों से मुक्त हो जाता है तो उसे वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए, वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर लेना चाहिए। मनु के अनुसार वानप्रस्थ में प्रविष्ट हो रहे व्यक्ति को संपत्ति, गृह, भोजन आदि का त्याग कर, इन सब का त्याग कर देना चाहिए। आदि का त्याग कर पत्नी के साथ अथवा अकेले वनों में प्रस्थान करना चाहिए। अकेले वनों में चले जाना चाहिए, वनों में प्रस्थान करना चाहिए। मनु ने वेदाभ्यास करते हुए मान अपमान, शीत ताप मतलब सर्दी गर्मी, मान अपमान, शीत ताप, सर्दी गर्मी, सुख दुख आदि द्वंद्वों का सामना करना चाहिए। ऐसे द्वंद्व इनका सामना करना चाहिए। मनु ने यह भी कहा है कि वानप्रस्थी द्वारा इंद्रिय नियंत्रण करना चाहिए, वानप्रस्थी द्वारा इंद्रिय पर नियंत्रण होना चाहिए। वानप्रस्थी के जीवन यापन के लिए मनु ने फलों का सेवन एवं वेदों का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। उसे फलों का सेवन करना चाहिए और वेदों का अध्ययन करना चाहिए और कठोर तपस्या द्वारा अपने शरीर को समाप्त कर देना चाहिए। अपने शरीर को क्या कर देना चाहिए? समाप्त कर देना चाहिए। वेदों का निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। ये था संन्यास आश्रम। अब लास्ट आश्रम आता है, ये था वानप्रस्थ आश्रम। अब लास्ट आश्रम आता है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम मनु ने व्यक्ति के अंतिम चरण को संन्यास आश्रम के रूप में प्रतिपादित किया है। व्यक्ति के या मानव जीवन के अंतिम आश्रम को उसने संन्यास आश्रम के रूप में प्रतिपादित किया। मानव जीवन का जो अंतिम आश्रम है वो संन्यास आश्रम है। मनु ने कहा है कि संन्यास आश्रम में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को, संन्यास आश्रम में जो व्यक्ति प्रवेश कर रहा है उसको देवऋण, पितृऋण और ऋषि ऋण से मुक्त हो जाना चाहिए। देवऋण, पितृऋण और ऋषि ऋण से मुक्त हो जाना चाहिए। मुक्त होकर ही संन्यास आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। मनु ने यह भी कहा था कि वेदों का अध्ययन और पुत्र प्राप्ति के पश्चात ही यदि व्यक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है, पुत्र प्राप्ति के पश्चात ही यदि व्यक्ति संन्यास आश्रम में प्रवेश करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि पुत्र प्राप्ति के बाद वो संन्यास आश्रम में प्रवेश करता है तो उसे क्या होती है? उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मनु द्वारा सन्यासी के लिए गृह, सांसारिक सुख तथा शरीर आदि के मोह का निषेध किया। मनु ने निषेध किया है कि तो गृह जो है उसका निषेध है, सांसारिक सुख का निषेध है तथा शरीर का निषेध है। इन तीनों चीज़ों का निषेध किया है। मनु के अनुसार सन्यासी को किसी से भी वैर भाव नहीं रखना चाहिए, किसी से भी वैर भाव नहीं रखना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए और किसी को भी कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और किसी को भी कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। मनुस्मृति में सन्यासी के लिए जीव हिंसा नहीं करने पर बल दिया गया। उसे जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए तथा अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। ये था संन्यास आश्रम।
अब यहाँ आश्रम व्यवस्था या सामाजिक व्यवस्था समाप्त होती है। नया जो टॉपिक आता है वो आता है परराष्ट्र नीति। परराष्ट्र नीति, परराष्ट्र नीति क्या है? परराष्ट्र नीति है एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य के प्रति जो नीति अपनाई जाती है, व्यवहार की जो नीति है, उसे परराष्ट्र नीति कहा जाता है। एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य के प्रति जो अपनाई जा सकने वाली नीति को परराष्ट्र नीति कहा जाता है। परराष्ट्र मनु ने परराष्ट्र संबंधों के, ये जो परराष्ट्र नीति या परराष्ट्र जो संबंध है, एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य के साथ जो संबंध बनाए जाते हैं, परराष्ट्र संबंधों के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्षों का चित्रण किया। उसने सैद्धांतिक पक्ष भी दिए और व्यवहारिक पक्ष भी दिए। सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष, तो हम सबसे पहले देखेंगे परराष्ट्र नीति या परराष्ट्र संबंधों का सैद्धांतिक पक्ष। मनु ने परराष्ट्र संबंधों के सैद्धांतिक पक्ष को 3 भागों में विभाजित किया। सैद्धांतिक पक्ष को 3 भागों में बांटा है। पहला है मंडल सिद्धांत, दूसरा है षाटगुण्य नीति और तीसरा है उपाय। मंडल सिद्धांत, षाटगुण्य नीति और उपाय। मंडल सिद्धांत, षाटगुण्य नीति और उपाय। तो सबसे पहला जो है मंडल सिद्धांत, वो आज हम करेंगे। मंडल सिद्धांत क्या है? मंडल सिद्धांत अंतर्राज्यीय संबंधों के सुचारू संचालन के लिए राज्यों के वर्गीकरण पर बल देता है। क्या है मंडल सिद्धांत? अंतर्राज्यीय संबंधों के सुचारू संचालन के लिए राज्यों के वर्गीकरण पर बल देता है। इस सिद्धांत का मूल आधार क्या है? इस सिद्धांत का मूल आधार यह है कि एक राजा को शत्रुओं की संख्या में कमी करना चाहिए और मित्रों की संख्या में वृद्धि करनी चाहिए। शत्रुओं की संख्या में कमी और मित्रों की संख्या में वृद्धि करनी चाहिए। इस प्रकार मंडल सिद्धांत को राष्ट्र के मध्य, इस प्रकार ये जो मंडल सिद्धांत है, इसको राष्ट्रों के मध्य, जितने भी राष्ट्र उनके मध्य क्या कहा गया है? राष्ट्रों के मध्य शक्ति संतुलन का व्यवहारिक स्वरूप माना गया। शक्ति संतुलन का व्यवहारिक स्वरूप, शक्ति संतुलन का व्यवहारिक स्वरूप माना गया है। मनु ने कहा है कि विजिगीषु राजा, विजिगीषु का मतलब होता है विजिगीषु राजा, विजिगीषु का मतलब होता है विजय चाहने वाला या सफलता का इच्छुक। विजय चाहने वाला या सफलता का इच्छुक राजा राष्ट्रमंडल का केंद्र बिंदु है, राष्ट्रमंडल का केंद्र है, राष्ट्रमंडल का केंद्र है। विजिगीषु राजा, विजिगीषु का मतलब है विजय चाहने वाला या सफलता का इच्छुक राजा, राष्ट्रमंडल का केंद्र है। और मनु ने राष्ट्रमंडल के 4 प्रकार बताए हैं। राष्ट्रमंडल के 4 प्रकार के राज्य होते हैं। 4 प्रकार के राज्य कौन कौन से राज्य हैं? मित्र, शत्रु, मध्यम और उदासीन। मित्र, शत्रु, मध्यम, उदासीन। तो अब हम इन 4 प्रकार के राज्यों को देखेंगे। 4 प्रकार के राज्य कौन से? मित्र, शत्रु, मध्यम और उदासीन। जिन राज्यों की सीमाएं परस्पर स्पर्श करती हैं, जिन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं, जिन राज्यों की सीमाएं परस्पर स्पर्श करती है, मनु उन्हें शत्रु राज्य की संज्ञा देते हैं। मनु ने उन्हें शत्रु राज्य की संज्ञा दी है। मनु उन्हें शत्रु राज्य मानते हैं। इसी प्रकार शत्रु राज्य का सीमावर्ती राज्य, शत्रु राज्य जो है उसका सीमावर्ती राज्य, उसके पास का राज्य मनु के अनुसार मित्र राज्य माना गया है। मनु के अनुसार मित्र राज्य माना गया है। मनु उस राज्य को जिसकी सीमाएं शत्रु एवं मित्र दोनों की सीमाओं से मिलती है, शत्रु की सीमा से भी मिलती है और मित्र की सीमा से मिलती है, शत्रु एवं मित्र दोनों की सीमाओं से मिलती है, मनु उसे मध्यम राज्य का दर्जा देते हैं। मनु उसे मध्यम राज्य मानते हैं। और इन सभी राज्यों से अलग राज्य को, ये जितने भी राज्य कौन से? मित्र, शत्रु और मध्यम, इन सभी राज्यों से अलग राज्य को मनु ने उदासीन राज्य की संज्ञा दी है। मनु ने उदासीन राज्य कहा है। तो राज्य 4 प्रकार के हुए, मित्र, शत्रु, मध्यम, उदासीन। जिन राज्यों की सीमाएं परस्पर मिलती है, मनु ने शत्रु राज्य कहते हैं।
जिन राज्यों की शत्रु राज्य का सीमावर्ती राज्य मित्र राज्य कहलाता है। शत्रु और मित्र दोनों की सीमाएं जिस राज्य से मिलती है वो मध्यम राज्य कहलाता है। और इन सभी राज्यों से अलग राज्यों को मनु ने उदासीन राज्य की संज्ञा दी है। इसी प्रकार मनु ने राष्ट्रमंडल के राज्यों की संख्या 12 बताई है। राष्ट्रमंडल के जो राज्य उनकी संख्या 12 बताई है। 12 प्रकार की संख्या है राष्ट्रों की। तो ये था मंडल सिद्धांत। मंडल सिद्धांत में हमने क्या देखा? मंडल सिद्धांत में हमने देखा कि अंतर्राज्यीय संबंधों को सुचारू रूप से चलाने के लिए मंडल सिद्धांत राज्यों के वर्गीकरण पर बल देता है। सबसे पहला पॉइंट, मंडल सिद्धांत राज्यों के वर्गीकरण पर बल देता है। दूसरा क्या आता है? मंडल सिद्धांत का मूल आधार क्या है? मंडल सिद्धांत का मूल आधार है कि एक राजा को सदैव शत्रुओं की संख्या में कमी करनी चाहिए, शत्रुओं की संख्या में कमी करनी चाहिए और मित्रों की संख्या को बढ़ाना चाहिए। शत्रुओं की संख्या में तो कमी करे और मित्रों की संख्या को बढ़ाए। उसके बाद हमने देखा कि राष्ट्रमंडल का केंद्र बिंदु कौन है? विजिगीषु। मनु ने उसे विजिगीषु का नाम दिया है। विजिगीषु का मतलब है विजय चाहने वाला या सफलता का इच्छुक। विजिगीषु राजा राष्ट्रमंडल का केंद्र माना गया है। फिर मनु ने राष्ट्रमंडल के 4 प्रकार के राज्य बताए। कौन कौन से? मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यम। मित्र, शत्रु, उदासीन और मध्यम। जिन राज्यों की सीमाएं परस्पर स्पर्श करती हैं उन्हें मनु शत्रु राज्य की संज्ञा देते हैं। शत्रु राज्य का सीमावर्ती राज्य मित्र राज्य कहा जाता है। शत्रु राज्य का जो सीमावर्ती राज्य है उसे मित्र राज्य कहा जाता है। मनु ने इसी प्रकार मित्र और शत्रु दोनों की राज्यों से जिन राज्यों की सीमाएं मिलती है उसे मनु ने मध्यम राज्य कहा है। और इन तीनों राज्यों से अलग राज्य जो है उसे मनु ने, जो सबसे अलग राज्य उसे मनु ने उदासीन राज्य कहकर संबोधित किया, उदासीन राज्य बताया है। इस प्रकार मनु ने राष्ट्रमंडल के राज्यों की कुल संख्या 12 बताई है। राष्ट्रमंडल की कुल संख्या क्या है? 12 है। 12 बताई। ये था मंडल सिद्धांत। दूसरा आता है षाड्गुण्य नीति। षाड्गुण्य नीति क्या है? षाड्गुण्य नीति किसी राज्य द्वारा दूसरे राज्य के प्रति विशिष्ट परिस्थितियों में अपनाई जा सकने वाली नीति के विवेक सम्मत विकल्पों का विवेचन करती है। एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य के प्रति विशिष्ट परिस्थितियों में अपनाई जा सकने वाली नीति के विकल्पों को प्रस्तुत करती है। विकल्प प्रस्तुत करती है। विकल्प कौन कौन से हैं? मनुस्मृति में 6 गुणों का विवेचन किया गया। षाड्गुण्य नीति में 6 गुणों का विवेचन किया गया। ये 6 गुण कौन कौन से हैं? संधि, विग्रह, यान, आसन, द्विविधि भाव और संशय। संधि, विग्रह, यान, आसन, द्विविधि भाव और संशय, ये 6 गुण हैं जो षाड्गुण्य नीति के किसी भी राज्य द्वारा एक विशिष्ट परिस्थिति में अपनाई जा सकने वाली नीति के 6 गुणों को प्रस्तुत कर रहे हैं। 6 गुण कौन कौन से? संधि, विग्रह, यान, आसन, द्विविधि भाव और संशय। मनु ने राजा को परामर्श दिया है कि राजा को भली भांति एवं विचार विमर्श करके ही और परिस्थिति के अनुसार इन विकल्पों का चयन करें। विचार विमर्श करें, परिस्थितियों के अनुसार इन विकल्पों का चयन करें। यदि परिस्थिति उसके अनुकूल हो तो ही इन विकल्पों का चयन करें। ये 6 विकल्प बताए थे षाड्गुण्य नीति में। पहला विकल्प है संधि, वो हम कल करेंगे।